तो एग्ज़ाम दिन पे दिन आते जा रहे हैं पास, और तैयारी हमारी चल रही है अच्छी खासी मस्त, ठीक है। तो हम सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अगर हम हिंदी की बात करें तो, और हमने अभी तक सारा सिलेबस पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। तो इस पूरी प्रिपरेशन में जो आखिरी कील कहते हैं ना लगती है, वो होते हैं सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर हमें कहीं ना कहीं हद तक हमारी पूरी प्रिपरेशन कैसी हुई है ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए, अब जैसे हम सैंपल पेपर लेंगे तो सैंपल पेपर हमें सॉल्व करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हम टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, हमें पेपर पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसके अलावा ये भी हमारे साथ ये ध्यान हो जाता है कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कितना हमें लर्न है या कितना नहीं लर्न है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ एक टेस्ट भी करा देती है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करा देती है, ठीक है ना। तो यही हमने आपके लिए किया है। अभी आपने देखा कि हम क्लास 10th का सिलेबस तो पहले ही बहुत पहले कंप्लीट कर चुके थे, फिर हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा दिए, ठीक है, 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया। अब ये सब कराने के बाद अब हमें ये टेस्ट करना है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो गई है या कितनी रह गई है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अब सबसे पहले हम एक कर लें सैंपल पेपर सॉल्व, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने कितनी प्रिपरेशन कर ली है। फिर उसके बाद मैं एक सैंपल पेपर, वैसे तो मैं आपको करीबन 5-6 सैंपल पेपर कराऊंगी ताकि आपकी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस हो सके, लेकिन अभी एक सैंपल पेपर कराऊंगी ताकि आप चेक कर सको कि पेपर पैटर्न, आपकी प्रिपरेशन, टाइमिंग, राइटिंग, मिस्टेक क्या है, ये सारी चीज़ का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। अब ये अंदाज़ा हो जाने के बाद अब हम शुरू कर देंगे इसके बाद अपनी मैराथन्स, यानी कि एक ही बार में क्विक रिवीजन, ठीक है, और फिर उसके बाद हम फिर से खूब सारे सैंपल पेपर करेंगे। तो ये एक पैटर्न के थ्रू हम आपको काम करा रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी चले, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी एग्जाम हो, अब जैसे आपका बोर्ड है, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, आपको कम से कम नहीं तो 5 सैंपल पेपर हर हाल में सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज हमारा पहला सैंपल पेपर है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा, आपकी हिंदी एजुकेटर। आज लेकर आए हैं हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ, सीबीएसई मॉडल सैंपल पेपर, सीबीएसई ने जो मॉडल सैंपल पेपर निकाला था वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ये अब आपके सैंपल पेपर में करा रही हूँ, जो कम से कम नहीं तो 5 तो हम आपको सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और रही बात कि आपका बाकी प्रिपरेशन कैसी, अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। तो आपको जो भी पढ़ना चाहो, चाहे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एमसीक्यूज है, एमआईक्यूज है, पीवाईक्यूज है, वन शॉट रिवीजन है, ग्रामर है, सब कुछ सारी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो अब ये कोर्स ए का आते ही बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट में बोलने लगेंगे, मैम कोर्स बी, मैम क्लास 12th, तो सबके आएंगे, ठीक है। आपने देखा है कि मैंने चाहे मार्किंग स्कीम हो, चाहे मॉडल सैंपल पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, मैं सभी क्लासेस के करा रही हूँ, ठीक है। क्लास 10th और 12th दोनों क्लासेस के दोनों सिलेबस में कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से आज मैं कोर्स ए लेकर आई हूँ, तो जल्दी ही आपका क्लास 10th कोर्स बी भी आएगा, 12th कोर भी आएगा, इलेक्टिव भी आएगा। सारे मैराथन्स, सारी प्रिपरेशन मैं पैरेलल लेकर चल रही हूँ क्योंकि दोनों ही बोर्ड क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब फटाफट शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं देना है। ध्यान दीजिए, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का है सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सेशन 2025-26 के प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जो 2 मार्च 2026 को आपका पेपर होने वाला है, ये उसी पैटर्न पे आपके सैंपल पेपर है। अब आपको पेपर कोड याद रखना है, कोर्स ए वालों का पेपर कोड होता है 002, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 है, कोर्स ए है 002, क्लास 10 2025-26 का है, ठीक है। सामान्य निर्देश हमेशा ध्यान रखिए, पेपर में निर्देश दिए रहते हैं, जो मैं आपको ये निर्देश दे रही हूँ लगभग ये ऐसे ही रहेंगे और इनको आप फॉलो भी करना, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 80 मार्क्स का। फिर से बता देती हूँ, 3 घंटे का समय आपको राइटिंग मिल रहा है, लेकिन 15 मिनट आपको रीडिंग का मिलेगा।
तो उस 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं, आपके पास एक अपठित गद्यांश, एक अपठित पद्यांश, एक पठित गद्यांश और एक पठित पद्यांश आएगा। तो इन 4 मतलब 10 तो आपके नंबर हो जाएंगे पठित के, ठीक है, और आपके यहाँ पर 14 मार्क्स जो हैं वो आपके रहेंगे अपठित के। तो इनका काम आपको कब कर लेना है, जब आपके 15 मिनट के रीडिंग टाइम है। पेपर हाथ में आते ही बिना किसी देर के सबसे पहले आप अपठित गद्यांश पढ़ो, नीचे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको निकाल के रख लो, और सेम ये आप पद्यांश में भी करना, और ये अपठित। तो 15 मिनट के अंदर आपको ये ध्यान रखिए कि अपठित और पठित दोनों गद्यांशों के आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। इससे ये फायदा रहेगा आपको कि लिखते समय आपको इन सब चीजों में टाइमिंग वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। बहुत 15 मिनट बहुत होते हैं अगर आप ठीक से उसको मैनेज करो तो, ठीक है। चलिए आप कुछ आपके निर्देश हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सब सारे प्रश्न आपको करने हैं। 4 खंड दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, ठीक है। का में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है, ठीक है। का में आपके पास में 2 प्रश्न आएंगे, एक अपठित गद्यांश, एक अपठित पद्यांश, उसके अंदर उप प्रश्न रहेंगे। फिर खा में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके व्यवहारिक व्याकरण आधारित हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी और करने आपको सिर्फ उसमें से 16 होंगे। यानी कि आपके व्याकरण के जो हर टॉपिक है, हर टॉपिक पे आपको 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 4-4 प्रश्न करने होंगे, ठीक। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने अनिवार्य है। खंड गा में कुल 5 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो खंड गा आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज और कृतिका पर आधारित रहेंगे, जिनमें 20 प्रश्न पूछे गए हैं। अंदर निर्देश दिए रहेंगे, विकल्प भी मौजूद रहेंगे। घा में कुल 4 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए हैं। तो घा आपका टोटल रचनात्मक लेखन आधारित है, जिसमें आपके क्या क्या आएंगे, सबसे पहले अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, संदेश है और ईमेल है, स्ववृत्त लेखन है, ये सारे चीजें रहेंगी। ऑप्शंस आपके पास में मौजूद रहेंगे। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कीजिए। सभी प्रश्नों के साथ कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको आप उस हिसाब से पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड का, जैसा हमने बताया, अपठित बोध आधारित है। खंड का में पहला प्रश्न आपका अपठित गद्यांश है जो 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। 7 मार्क्स का ये प्रश्न रहेगा। इसके अंदर 3 तरह के प्रश्न हैं। पहला बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। बहुविकल्पीय आपके 3 नंबर के आएंगे, और हाँ अति लघु इसमें आपके नहीं है, लघु उत्तरीय हैं, 2-2 नंबर के अति लघु आएंगे, लघु उत्तरीय आएंगे। तो इस तरीके से 4 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 3 नंबर के बहुविकल्पीय। तो 7 नंबर का आपका गद्यांश हो जाएगा। सेम आपका अपठित पद्यांश में रहेगा। उसमें भी आपके पास में क्या आएंगे, 3 बहुविकल्पी आएंगे और 2 लघु उत्तरीय आएंगे। 7 मार्क्स का वो भी रहेगा। अब गद्यांश को करने का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ। जो अपठित गद्यांश होता है उसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद गद्यांश पढ़िए, आंसर्स आसानी से आप निकाल लोगे। लेकिन पद्यांश में ये चीज हमें जस्ट उल्टी करनी पड़ती है, यानी कि पहले हमें पद्यांश पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए देखिए क्या है। कम उम्र में विकसित अवचेतन मन का हमारे जीवन पर असर बिल्कुल हाल में समझ में आया हो, ऐसा नहीं हुआ। अब अवचेतन मन होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड जो रहता है, उसमें कुछ चीजें हमारे पास एकदम स्टोर हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा आप होता है ना कि कोई चीज घटी तो हमें लगता है अरे ये ऐसा कुछ हो चुका है पहले, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से स्टोर रहती हैं। कोई 500 साल से कुछ धर्म प्रचारकों ने यह कहा जाता है कि किसी भी बालक को हमें 6-7 साल की उम्र तक के लिए दे दीजिए, यानी कि छोटे बच्चे को धर्म प्रचारकों को दे दीजिए 6-7 साल तक। वह बड़ा होने के बाद जीवन भर हमारा ही बना रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, वो चाहे जितना बड़ा हो जाए, 6 साल तक अगर वो धर्म प्रचारकों के साथ है तो चाहे जितना बड़ा हो जाए वो धर्म प्रचारकों का ही हो जाएगा। उन्हें पता था कि पहले 7 साल में सिखाया गया ढर्रा किसी व्यक्ति की जीवन राह तय कर सकता है। उस व्यक्ति की कामनाएं और इच्छाएं चाहे कुछ भी हों तो भी वह इस दौर को भूल नहीं पाता।
क्या यह मान लें कि नकारात्मक बातों से भरे हमारे इस अवचेतन मन में हमें आजादी मिल ही नहीं सकती? आप मतलब हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, जो हमने 7 साल तक सीखा है वो हमारे मन में कहीं ना कहीं तक स्टोर हो जाता है, हम उससे आजाद नहीं हो सकते। ऐसा नहीं, इस तरह की आजादी की अनुभूति हर किसी को कभी ना कभी जरूर होती है। इसका एक उदाहरण है प्रेम की मानसिक अवस्था। प्रेम में, स्नेह में अभिभूत व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ अलग चमकता हुआ दिखता है, उसमें ऊर्जा दिखती है। वैज्ञानिकों को हाल ही में पता चला है कि जो लोग रचनात्मक ढंग से सोचने की अवस्था में होते हैं, यानी कि जिनका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होता है, आनंद में रहते हैं, उनका चेतन मन 90% सजग रहता है। ठीक है, मतलब वो जागरूक रहता है, वो चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको हम बार बार रिकॉल करते रहते हैं। चेतन अवस्था में लिए निर्णय और हुए अनुभव किसी भी व्यक्ति की मनोकामनाओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं। तब मन अपने अवचेतन के प्रतिबंधक ढर्रों पर बार बार वापस नहीं लौटता। लेकिन यह रचनात्मक अवस्था सदा नहीं रहती, जल्द ही अवचेतन कमान पर लौट आता है। मन का अवचेतन भाग अगर नए सिरे से, नए भाव से सकारात्मक आदतें चेतन हिस्से में से सीख सके तो इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधे कहे कि बचपन में जो चीजें घटित होती हैं उससे हम ताउम्र छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं, उनके जीवन में जो प्रेजेंट चीज है वो ज्यादा हावी रहती है। लेकिन अवचेतन को वो भूलते नहीं। जब हम कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं तो वो अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो हमारा जागृत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस पे। प्रश्न है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है कथन? पहले 7 वर्षों में सिखाई गई आदतें व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और यहां पर है बालक का अवचेतन मन प्रारंभिक वर्षों में सिखाई गई बातों को जीवन भर नहीं भूलता। बिल्कुल सही है, देखिए कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रचनात्मक सोच और सकारात्मक मानसिक अवस्था से जुड़े कथनों के लिए उचित विकल्प है। देखते हैं। रचनात्मक सोच के दौरान चेतन मन 90% सजग रहता है। रचनात्मक मानसिक अवस्था व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप अनुभव प्रदान करती है। यह अवस्था स्थायी रूप से बनी रहती है। अवचेतन मन सकारात्मक आदतें सीख सकता है। तो यहाँ पर देखिए सही क्या है, पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। रचनात्मक सोच और सकारात्मक मानसिक अवस्था के लिए ये 3 जो वक्तव्य हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। प्रेम में व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहता है? देखिए यहां पर दिया गया है चमकता और ऊर्जावान दिखता है, जो हमारी लास्ट कुछ लाइंस में था। रचनात्मक सोच का प्रभाव चेतन मन पर 90% सजग रहता है। अवचेतन मन का नकारात्मक प्रभाव प्रतिबंधक दरों पर लौट आता है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए अब जैसे मैंने बताया था 3 बहुविकल्पीय हो गए 1-1 नंबर के। अब हमारे पास 2 लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है। लेखक ने अवचेतन मन की आजादी को किस उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है? उन्होंने एक उदाहरण दिया था ना अवचेतन मन का, तो वो देखिए क्या है। लेखक ने अवचेतन मन की आजादी को प्रेम की मानसिक अवस्था द्वारा स्पष्ट किया है। प्रेम में, स्नेह में अभिभूत व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ अलग चमकता हुआ दिखता है, उसमें ऊर्जा दिखती है, अर्थात उसमें सकारात्मकता का संचरण होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चीजें आती हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। लेखक ने नकारात्मक बातों से भरे अवचेतन मन की समस्या को क्या समाधान सुझाया है? यानी कि जो हमारे अंदर निगेटिव चीजें आ जाती हैं अवचेतन मन में, उसको दूर करने का क्या उपाय दिया है? देखिए लेखक ने सुझाया है कि मन का अवचेतन भाग अगर नए सिरे से, नए भाव से सकारात्मक आदतें निरंतर अभ्यास द्वारा मस्तिष्क के चेतन हिस्से से सीख सकें तो इस समस्या का स्थायी समाधान निकल जाएगा। तो समझ में आया? यानी कि हमें चीजें, बेसिक से चीजें अगर हम सीखनी शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे मन से निगेटिव बातें अलग हो जाएंगी और हमारा माइंड सकारात्मक हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास काव्यांश आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी हमारा 7 मार्क्स का रहेगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको
देने हैं। ठीक है, क्या है? कोलाहल हो या सन्नाटा कविता सदा सृजन करती है, जब भी आंसू कविता सदा जंग लड़ती है। यात्राएं जब मौन हो गई कविता ने जीना सिखलाया, जब भी तम का जुल्म चढ़ा है कविता नया सुर गढ़ती है। जब गीतों की फसलें लुटती शील हरण होता कलियों का है। ठीक है, शब्दहीन जब हुई चेतना हुआ पराजित, तब तब चैन लुटा गलियों का जब भी करता हुआ अकर्ता। जब कुर्सी का कंस गरजता कविता स्वयं कृष्ण बनती है, अपने भी हो गए पराए कविता ने चलना सिखलाया। यूं झूठे अनुबंध हो गए घर में ही बनवास हो रहा, यूं गूंगे संबंध हो गए। तो कविता किन किन सिचुएशंस में जागती है ये चीज उन्होंने बताया। अगर राजनीति में कंस होता है यानी कि गलत होता है, तो कविता उन्हें कहीं ना कहीं कृष्ण बनकर सजग करती है कि तुम गलत हो। ठीक है, ये बताती है। अगर अपने ही पराये हो जाएं तो कविता उन्हें अपना करती है। अगर कोई कर्म करने वाला व्यक्ति गलत राह पर चला जाए तो कविता उनके लिए भी रची जाती है। अब इन पर होगा, देखिए 3 आपके पास में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखिएगा पहली चीज। ठीक है, 3 बहुविकल्पीय रहेंगे और 2 लघु उत्तरीय रहेंगे। वही सेम 1-1 नंबर के आपके बहुविकल्पीय और 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। जब निराशा और अंधकार पांव पसारते हैं तब प्रेरणा कहां से मिलती है? यानी कि कविता से मिलती है। जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं तो हमें इंकरेज करने का काम कौन करता है? कविता करती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको पहले भी जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था और सैंपल पेपर मॉडल से कराया था तब भी मैंने बताया था, आपके जितने भी पठित या अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे उनमें कथन कारण आधारित एक प्रश्न जरूर सम्मिलित किया जाएगा। ये चीज मैंने देखी थी, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका रहेगा ही रहेगा। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला कथन ए है, काव्यांश में कविता का रूप निरंतर संघर्ष और सृजन से संबंधित दिखाया गया है। ठीक है, सृजन मतलब होता है न्यू क्रिएशन, संघर्ष मतलब होता है हम हमेशा चीज को करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब इसका कारण है, कविता ने हमेशा कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए मानवता को संघर्ष से पार करने की प्रेरणा दी है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगर वो संघर्षों से वो कठिनाइयों को पार करेगा तभी तो न्यू क्रिएशन करेगा कि नहीं। तो इसलिए कथन भी सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब आ जाते हैं तीसरा प्रश्न, काव्यांश में कविता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला, कविता ने मनुष्यता को संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी है। बिल्कुल सही है। कविता में की भूमिका केवल समय और स्थान को की शांति को व्यक्त करने के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं करिए। समय और स्थान नहीं बताता, वो हमेशा हर चीज को बताता है। काव्यांश में कविता का प्रतिनिधित्व संघर्ष और सृजन के रूप में किया गया है? नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। प्रतिनिधित्व कैसा है? संघर्ष है, यानी कि हम फाइटिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्रिएशन भी कर रहे हैं। फिर है, कविता केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है और इसे चुनौतियों से नहीं जोड़ता। नहीं, तो यहां पर पहला और तीसरा हमारा सही है, कथन 1 और 3 सही है। चलिए, जैसे मैंने कहा लघु उत्तरीय प्रश्न है, कविता सदा जंग लड़ती पंक्ति का भाव क्या है? तो क्या है? जंग लड़ती पंक्ति का भाव है कि कविता संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यानी कि हम जिस भी परिस्थिति में हों, अगर वो परिस्थिति हमसे विपरीत स्थिति में है तो हमसे वो उसको अपने समीप करने के लिए उससे हमें संघर्ष करना पड़ता है। उन स्थितियों से संघर्ष करके मन चाहे लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। फिर एक, कविता जीना कब सिखाती है? कविता जीना सिखाती है जब कर्मठ व्यक्ति अकर्मठ हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कर्म करने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, कर्ता अकर्ता हो जाए, यानी कि जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो अपने कर्म को भूल जाए, कर्म ना करे किसी भी वजह से, तो वो क्या कहलाता जाता है? उस समय जीना सिखलाती है कि नहीं, आपको कार्य करना है, आगे बढ़ना है। चलिए, अब हम आगे प्रश्न संख्या 3 से, जहां से हमारा शुरू हो रहा है खंड खा। इस खंड खा आएगा। अब खंड खा में आप ये समझिए, आपका व्यवहारिक व्याकरण आएंगे। तो व्याकरण के हमारे पास 4 टॉपिक दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, वाच्य,
पद परिचय और अलंकार। तो हर टॉपिक पे आपसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 4-4 प्रश्न करने होंगे। जैसे आप पहला देख रहे हो कि वाक्य आधारित 5 प्रश्न हमारे पास रखे जाएंगे और हमें सिर्फ 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आप में से बहुत से बच्चे एक मिस्टेक जरूर करते हैं, इवन मुझसे ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि मैम 5 क्वेश्चन करने हैं, हम 5 कर देते हैं, जो सही होगा एग्जामिनर उसे सही कर देगा। नहीं, देखिए अगर आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, 5वां सही है गलत है एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं होगा और ना ही उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन किए, उसमें पहला दूसरा सही है और तीसरा आपने गलत कर दिया है, चौथा 5वां सही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के आपके कितने करेक्शन किए जाएंगे? 4। तो पहले के लिए 1 नंबर, दूसरे के लिए 1 नंबर, तीसरा तो आपसे गलत हो गया तो 1 नंबर वो कट गया और चौथे के लिए 1 नंबर। तो आपके 4 प्रश्न सही होते हुए भी आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। इसलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप वही करो और जो एक आपको ऐसा लग रहा है डाउट में है तो उसको छोड़ दो। सिर्फ वही प्रश्न करो जो उसके लिए आप 100% श्योर हो कि ये सही है। एक्स्ट्रा ऑप्ट करने की कोशिश नहीं करना। चलिए, निर्देशानुसार किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। जब आप 5 में से 4 करोगे तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। देखिए 4 नंबर रहेंगे, ठीक है। मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि तुम बिना आज्ञा कार्यालय में आए हो, वाक्य का भेद लिखिए। अब यहां पर ध्यान देखिए, मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि, तो अब जहां कहीं पे भी पहला सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है, और वहां पर जैसे अब की जैसा अव्यय लगा है जो कि समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 सेंटेंस है, मैं ये भली प्रकार जानता हूं। पहला सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि इसमें अपूर्णता है, ठीक है, तो ये सीधे सीधे हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में जो पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी उसे मिल गई। गीता ने जो पुस्तक उसे पढ़ने के लिए मांगी वो उसे मिल गई। प्रधान उपवाक्य बताइए। अब देखिए उपवाक्य को छांटने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। जब 2 वाक्य होते हैं तो उनमें 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है, याद रखना 2 क्रियाएं होती हैं। एक तो जो पुस्तक उसने पढ़ने के लिए मांगी वो उसे मिल गई, तो जो क्रिया सबसे बाद में संपन्न हो रही है वही, जिस भी वाक्य में वो क्रिया संपन्न हो रही है वही आपका प्रधान उपवाक्य होगा, ऐसे समझो। अब यहां पर इसको कैसे समझाएंगे, जैसे यहां पर है गीता ने जो पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी उसे मिल गई, तो इसमें पहली क्रिया क्या हुई, उस पुस्तक का मांगना, और बाद की क्रिया क्या है, उसे मिल गई। तो आखिरी में कौन सी क्रिया संपन्न हुई, उसे मिल गई। तो जो क्रिया बाद में संपन्न हो रही है और जिस वाक्य में है वही आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रधान उपवाक्य क्या है, उसे मिल गई। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे भी दे देती हूं, जैसे है, मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि तुम बिना आज्ञा कार्यालय में आए हो, ठीक है। अब इसमें कौन सी क्रिया बाद में संपन्न हुई, कैसे, वो बिना बुलाए जब कार्यालय में आ जाएगा तभी तो मैं जानूंगी, है कि नहीं। तो मेरे जानने की जो प्रक्रिया है वो बाद में हुई है, इसलिए मैं यह भली प्रकार जानता हूं, ये आपका क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। जो क्रिया हमेशा बाद में संपन्न हो रही है वो आपका प्रधान उपवाक्य रहता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दुर्घटना होने पर लोगों ने ड्राइवर को जान से मार दिया। मिश्र वाक्य बनाइए। अब देखिए ये सेंटेंस जो दिया गया है ये एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य से जब भी हम मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपको 2 क्रियाएं ढूंढनी है। पहला है दुर्घटना होना, पहली क्रिया है, दूसरा उसे जान से मार देना, ये दूसरी क्रिया है। तो इसी हिसाब से इसे हम मिश्र वाक्य बना लेंगे। देखिए जो ही दुर्घटना हुई त्यों ही ड्राइवर को जान से मार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ही दुर्घटना हुई ड्राइवर को जान से मार दिया गया, वैसे ही ड्राइवर को जान से मार दिया गया। आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। हमेशा देखना उस सेंटेंस में कौन सी 2 क्रियाएं हैं और उन दोनों क्रियाओं के लिए अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे और पहले सेंटेंस में हम ऐसा अव्यय जोड़ देंगे जिसकी वजह से वो वाक्य अधूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी शासकों को उम्मीद थी कि दांडी यात्रा खुद ही कमजोर पड़कर खत्म हो जाएगी। वाक्य का भेद बताइए। अब देखिए क्या है, अंग्रेजी शासकों को उम्मीद थी, उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, सेंटेंस अपना पूरा अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है। पहला सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य का भेद। सूर्योदय होना एक क्रिया और ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। बीच में समुच्चबोधक समानाधिकरण व्यंग्य आपका अव्यय लगा है और दूसरा है पक्षी बोलने लगे, ये भी पूर्ण स्वतंत्र वाक्य है। तो इस तरीके से दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है एक अव्यय, इस तरीके से ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, अब आ गए प्रश्न संख्या 4 पे, जहां पर वाच्य आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और आपको करने होंगे सिर्फ 4 प्रश्न, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। चलिए देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते थे, कर्मवाच्य में बदलिए। जब भी हम कर्तवाच्य से, याद रखिए 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता, कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि भाववाच्य अकर्मक होता है और कर्मवाच्य सकर्मक होता है। अब इनमें चेंजेस होते हैं कि भाववाच्य कर्तवाच्य में बदल सकता है, कर्तवाच्य भाववाच्य में, कर्म कर्त में बदलता है और कर्त कर्म में बदलता है। ठीक है, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अब कर्त में कर्ता होता है प्रधान, कर्ता के साथ आप द्वारा लगा दोगे, के द्वारा लगा दोगे, सीधे सीधे वो आपका कर्मवाच्य में बदल जाता है। देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई जाती थी, के द्वारा लगा देने से ये सीधे सीधे किस में बदल जाएगा, आपका कर्मवाच्य में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बीमारी के कारण वह यहां ना आ सका, भाववाच्य में बदलिए। ठीक है, अब ये अकर्मक क्रिया है। अब ये क्या है, सरल आपका यहाँ पर कर्तवाच्य दिया है, नहीं आ सका। क्रिया आपको क्या करनी है, अकर्मक तो है ये ऑलरेडी। ठीक है, इसे अन्य क्रिया में बदल देना है। ठीक है, कैसे बदलोगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में, बीमारी के कारण उससे यहां ना आया गया। ठीक है, उससे ना आया गया, उस तरीके से हम बदल देंगे। नेक्स्ट आते हैं, मां के द्वारा बचपन में ही घोषित कर दिया गया था। अब इसे बदलना है हमें कर्तवाच्य में। ये एक कर्मवाच्य दिया है, द्वारा हटा दो तो क्या हो जाएगा, मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। ठीक है, मां ने बचपन में ही घोषित कर, द्वारा हटाओगे अपने आप इन सारी चीजों में बदलाव हो जाएगा। अवनी चाय बना रही है, कर्मवाच्य में बदलना है तो अवनी द्वारा चाय बनाई जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, घायल हंस उड़ ना पाया, क्या है, घायल हंस उड़ ना पाया, भाववाच्य में बदल दीजिए इसको। कैसे बदलेंगे, घायल हंस से उड़ा ना गया या उड़ा ना जा सका, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैम बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी है, बिल्कुल मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और आपके लाइव सेशन में व्याकरण के लेकर आऊंगी, जैसा मैं हर बार करती हूँ। आपके क्लास 10th के व्याकरण के जो लाइव सेशन है वो 7 लाइव सेशन हर टॉपिक के बन रहे हैं। इन सारों का मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक का पूरा लाइव सेशन लूंगी आपका, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और कब है, जल्दी ही डेट अनाउंस करूंगी इसकी भी। प्रश्न संख्या 5 में अब पद परिचय आधारित हमारे पास 5 प्रश्न आएंगे और हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न समझते चलो बहुत ध्यान से। ठीक है, बाग में कुछ महिलाएं बैठी थीं। ठीक है, अब बैठी थी पर आपका अंडरलाइन है, तो बैठी थी सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि ये क्रिया है। ठीक है, क्या बैठी थी, नहीं, कौन बैठी थी आंसर मिल रहा है, क्या बैठी थी नहीं मिल रही, तो ये अकर्मक क्रिया है। बैठी थी आपको स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, बस। और करना क्या है, इतने तो बताना है। देखिए, क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो किसी के भी आप 4 जो आपके हैं उनको आप एक्सप्लेन कर दोगे, सफिशिएंट है इतना। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, अंडरलाइन वर्ड है अपनी। अगर अपनी है तो हम अपनी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या है, अपनी सर्वनाम है और खुद हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी। मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, तो अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल हुआ है तो स्त्रीलिंग है, पत्नी एक ही है, एक वचन है। ठीक, अगला आ जाते हैं, एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत, भारत क्या है, संज्ञा है, एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये एक पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन है, ये ध्यान रखना होगा। देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन। ठीक है, तो भारत को जाऊंगा, तो यहां पर ये एक कर्म कारक भी है। ठीक है, कारक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर कारक नहीं लगाया तो आप बोलोगे मैम कारक कैसे लगाया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा,
तो कहाँ जाऊंगा, को निकल रहा है ना, भारत को जाऊंगा, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को आएगा ना, कर्म कारक। नहीं जानता बस मन में यह था। अब नहीं यहाँ पर क्या है, नहीं। अब नहीं तो आप बोलोगे कि अरे मैम ये तो कोई समझ ही नहीं आ रहा है। तो जैसे कोई वर्ड्स अगर समझ में नहीं आए तो हमेशा ध्यान देखना कि वो वर्ड कनेक्ट किससे कर रहा है। अब यहाँ पर दो ही शब्द हैं, जानता, जानना क्या है, क्रिया। अब क्रिया की विशेषता क्या है कि भैया नहीं जानता, नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण है, जानता क्रिया की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह भी इससे बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान जैसे भारत था, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, आपका एक वचन है, ठीक है। देखिए संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। क्योंकि यहां हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में, तो वो हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में। हमारे पास में क्या रहेंगे, अलंकार आधारित 5 प्रश्न आएंगे। अलंकार के सिलेबस में आपके पास सिर्फ अर्था अलंकार है, ध्यान रखिएगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण, अतिशयोक्ति, ये 5 अलंकार आपके सिलेबस में है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास 9th में जो आपने 3 अलंकार पढ़े हैं जो कि शब्दा अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उन्हें भूलना नहीं। बाई चांस अगर आ जाए तो एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। चलिए देखते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। अब सागर का उर मतलब हृदय, सागर का हृदय ये तो इंसानों का होता है हृदय, तो सीधे सीधे यहाँ आ गया कि सागर को जो है वो एक मनुष्य के रूप में दिखला दिया गया। तो यहाँ पर सागर का क्या हो गया, मानवीयकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। दूसरा, अब लहरें जो है वो गाना गा रही हैं, तो लहरें भी निर्जीव हैं, गाना गाने का काम सजीवों का है, तो यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार हो गया, ठीक। चलिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखिए हमने क्या बताया था उपमा अलंकार में, सा, सी, से, सम, ये आते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया सागर सा गिरी सा जैसा, यानी कि गिरी के समान, सागर के समान जो है उसका हृदय बहुत गंभीर है। तो यहाँ सागर को कैसा बताया गया है, क्या कहते हैं, उसका हृदय कैसा बताया गया है, सागर सा गंभीर बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ठीक है। तो यहां पर आपको अलंकार बताना है। तो यहां पर अंबर पनघट में रूपक अलंकार है। पनघट को ही अंबर बता दिया गया और अंबर को ही पनघट बता दिया गया। दोनों की कोई विशेषता एक दूसरे से इतनी सिमिलर की गई, ये दोनों एक से लग रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। अब यहां पर क्या है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि उनके गले में पड़ी हुई जो कैसी है, जो गुंजों की माला यानी कि फूलों की जो माला है वो कैसी लग रही है, जैसे कि जंगल की आग है ना, दिया गया है ना। तो मनु यहाँ पर दिया, मनु मतलब मान लो। तो यहाँ पर मनु, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान थी, मनु, मानो, जानो, जनहू, जानो, ये सभी कहाँ पर आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, ठीक। चलिए आगे, नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो चेतक की तीव्रता है उसको कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर, सोच से ज्यादा तेज उसे बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7, जहां से हमारा शुरू हो रहा है खंड गा। ये खंड गा हमारा पूरी तरीके से हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे और इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 11 तक जो हमारे प्रश्न आएंगे। अब इसमें देखिए कैसे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 7 में आपके जो बुक है कौन सी, क्षितिज, क्षितिज के 6 चैप्टर हैं गद्य खंड के और 6 चैप्टर हैं पद्य खंड के, यानी कि काव्य खंड के। तो गद्य खंड के 6 चैप्टर में से कोई भी एक गद्यांश रखा जाएगा और उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको 5 करने होंगे।
कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम प्रश्न संख्या 8 पे, जहां पर गद्य खंड आधारित आपके 4 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे, लेकिन इनमें आपको वर्ड लिमिट दी रहेगी जो कि होगी 25 से 30 शब्दों की। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आप इस तरीके से कर लोगे, वहां पर 3 प्रश्न 6 नंबर के। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास में प्रश्न संख्या 9 और 10 आएगी, जिसमें आपके पास में काव्य खंड आधारित बहुविकल्पीय रहेंगे और लघु उत्तरीय रहेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 11 जो आएगी वो रहेगी हमारी बुक कृतिका आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए अब एक एक करते जाते हैं, आपको बताती जाती हूँ। प्रश्न संख्या 7 में अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे गद्य खंड के 6 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से एक गद्यांश रखा गया है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय हैं, कोई विकल्प नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन करने रहेंगे। तो यह आप देख रहे हैं नेताजी का चश्मा से लिया गया है कि नहीं। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो गया। तो सीधे सीधे क्या था कि भाई जो है अभी तक जो है किस दिन वो उनसे मिला, हालदार साहब ने जब उन्हें पहले दिन देखा तो क्या रिएक्शन रहा, ये चीज इस गद्यांश में बताई गई है। वैसे तो हम आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। क्या थी, उसने मजाक उड़ाया था कैप्टन का। ठीक है, तो पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ये बात हालदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। नेक्स्ट आते हैं, हालदार साहब ने मुड़कर देखा तो अवाक क्यों रह गए, क्योंकि उन्होंने कैप्टन का जो हुलिया सोचा था वो बिल्कुल उसके अपोजिट था, है कि नहीं। देखिए क्या है, चश्मे वाले की वेशभूषा और दयनीय दशा देखकर, सभी विकल्प सही हैं, बाकी पढ़ लेते हैं। एक बेहद बूढ़े मरियल से चश्मे वाले को देखकर, उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मों को देखकर। तो ये सारी चीजें ठीक है, या अगर आपके पास में विकल्प आए कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसी विपरीत स्थिति होने के कारण तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था। क्या था, अब उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, क्योंकि वो बांस पे ही रख के चश्मे बेचता था, उसके पास में अपनी कोई दुकान नहीं थी। हालदार साहब पानवाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं और इसका असली नाम क्या है। ठीक है, क्यों है ऐसा। ठीक है, पान वाले ने हालदार साहब को कौन सी बात साफ बता दी थी, क्या बता दी थी, वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, यानी कि कैप्टन के बारे में अब वो और बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 8 में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं 6 नंबर के। चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ फिर से। आपके गद्य खंड के 6 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न। ठीक है, सिर्फ आपको 3 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है, इससे ज्यादा नहीं आपको देना है। जब आप इसको करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, जब 3 प्रश्न कर लोगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, 6 नंबर। तो इस तरीके से 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का। तो 4 प्रश्न है और सिर्फ 3 करने। पहला है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भाई अब तो वो अकेले रह गए थे, बुजुर्ग भी हो गए थे, तो अब बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा, बीमार पड़ जाएंगे तो उन्हें दवा कौन देगा, एक गिलास पानी कौन देगा, यही सब चिंता करते हुए उनकी बहू उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, है ना।
बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद अब भगत अकेले रह गए थे। उन्होंने कभी किसी के आगे सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाया। वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पतोहू की चिंता थी कि कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उन्हें खाना बनाकर खिलाएगा और कौन बीमारी में उन्हें दवा देगा। तो इसी कारण से वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई का घंटों रियाज करते थे। इससे विद्यार्थियों को क्या सीख ग्रहण करनी चाहिए और क्यों? देखिए, विद्यार्थियों का भी अपना लक्ष्य होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, उत्तीर्ण करना, ठीक है, बहुत अच्छे नंबरों से अपनी कक्षा अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करना। तो उसके लिए निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। यही सीख हमें किनसे लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाह खां से। इससे विद्यार्थियों को निरंतर प्रयत्नशील अभ्यासरत रहने की सीख ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयत्नशील रहने और अभ्यास से मनोवांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो चीज हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब के किन हाव भावों से लेखक को अनुभव हुआ कि वे बातचीत करने को तनुक भी उत्सुक नहीं है? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। अब नवाब साहब के कौन से हाव भाव थे? भाई, लेखक जब डब्बे में एंटर करता है तो जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ होता है ना कि भाई भावों का आदान प्रदान होता है, थोड़ी सी मुस्कुराहट होती है, हाय हेलो होता है ना, नमस्कार, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? लेकिन नवाब साहब जैसे ही लेखक को देखते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं और उनके चेहरे पे एक अजीब सा जो है रूखापन आ जाता है। तो इससे लेखक को लगा था कि नवाब साहब को बिल्कुल भी लेखक का उस डिब्बे में आना पसंद नहीं आया था, है ना। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो सामने की बर्थ पर एक सफेद पोश नवाब साहब को बैठे देखकर नवाब साहब के चेहरे पर लेखक ने आने असंतोष के भाव नजर आने लगे। तो क्या हो गया, मतलब उस व्यक्ति को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उनके इन्हीं हाव भावों से लेखक को अनुभव हुआ कि वे बातचीत करने को तनुक भी उत्सुक नहीं है। यानी कि भाई कोई बातचीत करना चाहता है तो हाय हेलो करता है, कुछ करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। 14 प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? अब आपको बताना है। तो ये हमारा जो चैप्टर संस्कृति है वहां से लिया गया है। तो आग की खोज बहुत बड़ी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी रहन सहन की सभ्यता में बहुत बदलाव आए, ठीक है। ये तो हुआ ना, आग की खोज के बाद हमने बहुत सारी चीजें, सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। तो देखिए क्या है, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी, क्योंकि उस समय मनुष्य का उतना विकास नहीं हुआ था। हम क्या होते थे, हम कच्चा मांस ही खाते थे, है ना, क्योंकि हमें आग का पता ही नहीं था। और वह पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों को उपयुक्त तरीके से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाए। यानी संसाधन तो बहुत है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम कैसे करें? आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है। उस दौर के समय की दृष्टि से यह एक बड़ी खोज थी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग की सबसे अधिक उपयोगिता भोजन पकाने में थी। भाई उस समय क्या होता था, कपड़े भी हमारे पास नहीं थे, तो ठंड से बचने के लिए, रात में उजाला पाने के लिए और सबसे ज्यादा भोजन पका के खाने के लिए होता था। ठंड से बचने, अंधकार के वक्त प्रकाश उपलब्ध कराने और अन्य कार्यों में इसकी आवश्यकता इसकी खोज के मूल में रही होगी। संक्षेप में कहा जाए तो मानव जीवन में आग की महत्ता ही उसकी खोज के पीछे रही होगी। यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस जब समझी ना कि भाई आग खोज तो ली, सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, हमने रात में भी उजाला करना सीख लिया, रोशनी होने लगी। फिर धीरे धीरे हमने क्या, उस आग से और बहुत सारी चीजें सीखी, अपने आप को गर्म रखना सीखा, फिर हमें वो शिकार में भी मदद करने लगी। धीरे धीरे हमने ऊर्जा के और स्रोतों की खोज कर ली आग के बहाने, है कि नहीं। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9, जहां पर हमारे काव्यखंड आधारित 6 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा। उसे हमें अच्छे से पढ़ना है और उस पर 5 प्रश्न दिए रहेंगे जो कि हमारे बहुविकल्पीय रहेंगे और सारे करने होंगे। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ दें, ठीक है। देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 नंबर के रहेंगे, 1 नंबर का 1, तो 5 आप करोगे, 5 नंबर के हो जाएंगे, ठीक।
बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसी महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देख दिखावे कुठारू, चहत उड़ान फूंकी पहारू। इहाँ कुंभा बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देख डरी जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझाए जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रूकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर ना सुराई। बधे पापू अपरति हारे, मारतु ऊपर परे तुम्हारे। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारो, व्रत धनु धरऊ धनु बान तुकारो। तो किस तरीके से यहाँ लक्ष्मण जी बताते हैं कि यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है, और साथ ही साथ बताते हैं कि भाई आपको धनुष बाण रखने की जरूरत नहीं है, आपके बाण ही वो काम कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैसे मैं आपको पूरा डिटेल में पहले भी समझा चुकी हूं। ठीक है, पहला है लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा, चलिए देखते हैं। आप फूंक से ही पहाड़ उठाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, ये भी सही है। आप स्वयं को बड़ा योद्धा मानते हैं, ये भी सही है। तो सारे विकल्प सही हैं, ये सारी चीजें उन्होंने कही थी। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश के आधार पर बताइए कि रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। क्या था, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, देवता, गाय, इन सभी पे नहीं करते। तो सभी विकल्प सही हैं। फिर है भृगुसुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भृगुसुत यहाँ पर भगवान परशुराम जी के लिए, क्योंकि वो भृगु वो ऋषि के पुत्र थे। ठीक है, भृगुसुत है ना, भृगु यानी कि भृगु ऋषि के नाम था, सुत मतलब पुत्र, इसलिए किसके लिए इस्तेमाल किया गया, परशुराम जी के लिए। काव्यांश में कुंभण बतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कुंभण बतिया, कुंभा बतिया, कुंभण बतिया होता है जो फल होते हैं ना, जैसे कद्दू है, कुम्भड़ा है, ये सभी बहुत जब छोटे रहते हैं ना तो बहुत नाजुक रहते हैं, अगर उसमें उंगली भी दिखा दो तो वो बेकार खराब हो जाएंगे, पूरा का पूरा फल खराब हो जाता है, फूट जाता है। तो यहाँ पर कुंभण बतिया शब्द जो है वो कमजोर व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये आप उंगली दिखाएं और कमजोर व्यक्ति डर जाएं, ऐसा नहीं होता, तो कमजोर व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कौन फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता है, तो किसने उड़ाना चाहा है, परशुराम जी जो है, यानी कि वो जो है ऐसे ही डरा देना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10, जहां पर काव्यांश जो हमारे काव्य खंड है उस पर आधारित 6 अध्यायों पर आधारित 4 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में आप देंगे, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो जब आप 3 प्रश्न कर दोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से। पहला क्या है, फागुन की सुंदरता से कवि की आंख हट क्यों नहीं रही है, तो ये कविता कौन सी है, अट नहीं रही उत्साह। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित ये कविता है। तो इसमें क्या दिया है कि आंख क्यों नहीं हट रही, क्योंकि फागुन के महीने में चारों तरफ प्रकृति में इतनी सुंदरता है, इतनी महक है, इतनी मोहकता है कि उस सुंदरता को देखकर कवि अपनी आंख नहीं हटा पा रहे हैं, है ना। फागुन की मादकता, सर्वव्यापक सुंदरता, प्रकृति के मोहक परिवर्तन, सुगंधित हवा का प्रभाव, पत्तों और फूलों से भरे पेड़ पौधे और कण कण का सौंदर्य से भर उठना उसके महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद फागुन की सुंदरता से कवि अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा अनजान व्यक्ति की ओर किस प्रकार देखता है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के अनुसार उसे देखकर कवि नागार्जुन क्या कहकर आंखें फेर लेना चाहते हैं। अब बच्चा अनजान व्यक्ति को की ओर किस प्रकार देखता है, यानी कि वो एक टक नजर लगाकर देख रहा है, अपनी पलकें भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, जो है ना अनिमेष देख रहा है। तो अब अनिमेष जो देखने के कारण क्या हो रहा है, उसकी आंखें थक जाएंगी, इसलिए कवि क्या करते हैं कि मैं खुद ही अपनी नजर हटा लेता हूं, क्योंकि अगर तुम लगातार देखोगे, यानी कि बच्चा अगर लगातार देखेगा तो वो थक जाएगा। देखिए क्या, बच्चा अनजान व्यक्ति यानी कवि की ओर बिना पलक झपकाए लगातार देखता रहता है, वह उसे पहचानने का प्रयास कर रहा है, साथ ही उसके मन में आगंतुक के बारे में जानने का कौतूहल भी है कि भाई आखिर ये व्यक्ति कौन है अनजान जो मेरे घर में आ गया। कवि ये कहकर कि कहीं बच्चा उसे एकटक देखते हुए थक ना जाए, आंखें फेर लेना चाहता है, लगातार देख रहा है बिना पलक झपकाए, तो वो कहते हैं कि मैं ही भैया आंख हटा लेता हूं, ऐसा ना हो कि तुम थक जाओ।
तीसरा प्रश्न है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? आप बहुत जगह देखेंगे, सिनेमाओं में देखेंगे, आप अपने घर में देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे, बहुत लगभग मुझे लगता है सभी क्षेत्रों में संगीतकार जैसे व्यक्ति हमें देखने को मिलते ही हैं। संगीतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म में अनेक सह कलाकार, डुप्लीकेट, सह नृत्यक और स्टैंडमैन होते हैं जिन्हें कोई याद भी नहीं रखता। मेन जो कैरेक्टर है उसे बोलता है कि हाँ भाई ये शाहरुख खान की पिक्चर है, ये अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, ये याद रखता है। उनके पीछे कौन संगीत दे रहा है, कौन डांस कर रहा है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं, अब सोचिए हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो आर्किटेक्ट है और आपका इंटीरियर डिजाइनर है, उसको सभी बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया आपके इंटीरियर डिजाइनर ने या आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने, लेकिन जिस मजदूर ने उस पर ईंटें लगाई उसे कोई याद करता है? कोई नहीं याद करता। राजनीतिक क्षेत्र में संगीतकारों की पंक्ति सबसे लंबी होती है। सामान्य जनता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए प्रयासों का श्रेय उच्च नेताओं को मिलता है। भाई जीतता या हारता उच्च नेता है, लेकिन उसके अंडर काम करने वाले कार्यकर्ता, आम जनता जो उन्हें सपोर्ट करती है उसे कोई नहीं याद करता, कोई नहीं पूछता, है कि नहीं। 14 प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि का दर्शन एक निराश, हतप्रत और व्यथित व्यक्ति के रूप में हुआ है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि उन्होंने सीधे बोला है कि भाई मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ जो है वो हासिल नहीं किया जिसको मैं लिख कर लिखूं और लोग उससे प्रेरणा लें। और अगर मैं आत्मकथा लिखता हूं तो लोगों ने मेरे साथ जो छल किया है या मेरी मासूमियत का जो फायदा उठाया है ये सब लोगों के सामने आ जाएगा। तो इससे उनको बहुत ही निराश है, लोगों द्वारा ठगे गए हैं, ये सारी चीजों का उन्हें पता चलता है कि नहीं। कवि लोगों को आत्मकथा लिखने के आग्रह को अस्वीकार कर देता है। उनके मित्रों ने बोला था लिखने के लिए क्योंकि उनके जीवन में वर्तमान में उत्साह नहीं है, वह निराश हो चुका है, वह किस पर विश्वास करे यह सोच नहीं पा रहा है, वह आत्मीय जनों से ठगा गया है, वह अपनी प्रेयसी से भी ठगा गया है। यानी कि उसकी जो प्रेयसी थी, उन्होंने बोला ना कुछ समय के लिए उनके जीवन में आई फिर चली गई। वह थके हुए पथिक के समान है जिसे आगे जाने में कोई रुचि या उत्साह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ सके। इसीलिए वह व्यथित मन से यही कहता है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यानी कि अच्छा है कि मैं दूसरों की सुनता रहूं, मुझे अपना कुछ नहीं कहना क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ अचीव नहीं किया। इस प्रकार संपूर्ण कविता में दुर्बल मन वाला व्यक्ति कवि निराश, हतप्रत और व्यथित हृदय दिखाई देता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11, जहां पर हमारी पुस्तक कृतिका पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे। तो कृतिका में 3 अध्याय हैं और हमारे पास सिर्फ 3 प्रश्न ही आएंगे, हर एक चैप्टर से एक। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि मैम सिर्फ 3 चैप्टर हैं और 3 ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, 3 चैप्टर तैयार करने से अच्छा है कि हम सिर्फ 2 चैप्टर तैयार कर लें। तो 2 ही प्रश्न तो हमें करने हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप तीनों चैप्टर रेडी करो। ऐसा क्यों कहती हूँ? देखिए 3 चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, तो हर चैप्टर से आया। आप माता के अंचल से जो प्रश्न पूछा गया वो आपको आता है, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया क्योंकि आपको 2 ही तैयार करने थे। और साना साना से जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर मैं क्या लिखूं, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से 3 में से तो सिर्फ आप 1 का आंसर लिख पाओगे, 1 आपने प्रिपेयर नहीं किया और 1 जो आपने प्रिपेयर किया उसका आंसर आपको पता नहीं है, सिर्फ आपने 1 ही लिख पाया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ तीनों पढ़ो, ऑप्शन एक हाथ में रखो ना कि अगर एक नहीं कर पाए तो दूसरा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो तीनों चैप्टर से आपके पास में 1-1 प्रश्न आएगा और आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 50 से 60 शब्दों में और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे कितने, 4 नंबर। तो जब 2 प्रश्न करोगे तो आपको मिल जाएंगे 8 नंबर, ठीक। चलिए देखिए, आज हमारा जीवन तकनीक और वस्तुओं पर निर्भर हो चला है, जबकि भोलानाथ और उसके साथी इन सब से परे होकर भी अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध बचपन को जी रहे थे। आज के बच्चों को एक भरा पूरा और अनुभव संपन्न बचपन देने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? पाठ के अनुभव के आधार पर उत्तर लिखिए, क्योंकि आज का ज्यादातर बचपन क्या है, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी आधारित हो चुका है। बच्चों के पास गैजेट्स नहीं हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते, तो उन्हें एक अच्छा बेहतर बचपन देने के लिए आप क्या करोगे, ये सुझाव पूछा गया है।
ठीक है। आज के बच्चों को एक भरा पूरा और अनुभव संपन्न बचपन देने के लिए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना। अब हम लोग को क्या आदत है, जैसे हम लोग का अगर हम अपने बचपन के, तो हमारे टाइम में तो मोबाइल भी नहीं था और टीवी में भी सिर्फ एक ही चैनल आता था, इस तरीके से समझो। तो आप ऐसा समझो कि हम लोग जो है ना गांव खेतों में जाना, खलियानों में, वहां सारी चीजों को देखना, जानवरों को देखना समझना, पेड़ों पर चढ़ना, आम फसल देखना, क्रिएटिविटी करना, घर के काम, ये सारी चीजें हम खूब करते थे। तो हम प्रत्यक्ष अनुभव लेते थे, ना कि टेक्नोलॉजी के जरिए इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हम सामने देख कर लेते थे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और पारंपरिक खेलों में भाग लेने से बच्चों में सामाजिक, शारीरिक और मानसिक संबंध मजबूत होंगे। संबंध मजबूत होंगे, शरीर तो मजबूत होगा ही होगा। बच्चों को विभिन्न सृजनात्मक खेलों में शामिल करें ताकि उनकी कल्पना शक्ति और सामाजिक कौशल विकसित हो सके। यानी कि आप ऐसा कीजिए, विभिन्न सृजनात्मक खेल मतलब आप कोई प्ले एक्ट करवा दीजिए या कोई मिमिक्री करवा लीजिए, इस तरीके के क्रिएटिव। आज के बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम जैसी चीजें मिलती हैं, जबकि भोलानाथ जैसे बच्चों को सुलभता से और बिना पैसे खर्च किए चीजें मिल जाती थी। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते और खुश रहते थे। ठीक है ना, उन्हें ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। तो आजकल हम लोगों को तरह तरह के गैजेट्स और गेम चाहिए महंगे महंगे, वो नहीं। घर के बाहर गए, पत्ते पड़े हैं, टूटी दियाली पड़ी है, टूटी चूहेदानी पड़ी है, जो भी मिला उसको अपने खेलने में इस्तेमाल कर लिया करते थे। बचपन एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे बिना किसी तनाव के, मस्ती के जीते हैं। मुस्कुराना, शरारत करना, रूठना, मनाना, जिद पर अड़ जाना इत्यादि बच्चों को स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। इसीलिए बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए कि वे खेल खेल में चीजों को सीख जाएं। इन उपायों से बच्चे एक संतुलित, प्रसन्न और समृद्ध बचपन का अनुभव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के अनुसार अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की होती है और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मैं क्यों लिखता हूं चैप्टर से आया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है, यानी कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसमें हम कुछ ना कर पाने की जो हमारी छटपटाहट होती है। विवशता मतलब छटपटाहट, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। उसे हम अपनी माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसको ऐसे समझिए कि घर में आपके पास में सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन तब भी आपको वहां पर अच्छा फील नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है नहीं कि मुझे कुछ और अलग चाहिए। सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर आप उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। सब कुछ होते हुए भी ना कुछ कर पाने और ना कुछ पा पाने की जो छटपटाहट है, वही विवशता है। ठीक है, और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। अब आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो कि भाई हमें किस चीज की परेशानी हो रही है कि नहीं। अब बोले आप बहुत हो रहे हो, मम्मी पूछेंगे अरे भाई क्या परेशानी है बताओ, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, नहीं मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आप यही कहोगे, है कि नहीं। वो चीज जो हम अनुभव कर रहे हैं उसे हम ठीक से कुछ नहीं बता पा रहे, इसकी छटपटाहट। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब ये चीज उन्होंने जब हिरोशिमा में पहुंचे वो, है ना, और उन्होंने पत्थर पे बनी वो आकृति देखी, तो उनके मन में जो अनुभूति थी वो उसे बयां नहीं कर पा रहे थे। वो ये चीज वो जानते थे क्योंकि वो एक विज्ञान के विद्यार्थी थे कि भाई इतनी सब चीजें हुई होंगी जब वहां पे परमाणु विस्फोट हुआ होगा, लेकिन उसे अभी तक वो अनुभूति उनके अंदर नहीं आ पाई। लेकिन जब वहां जाकर उन्होंने पत्थर पे वो आकृति देखी, तब उनके अंदर की वो छटपटाहट बढ़ गई थी, तब उसे वो बयान नहीं कर पा रहे थे। लेखक को विज्ञान का नियमित छात्र होने के कारण जानकारी थी, पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान था कि कैसे रेडियो धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए हम विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव है और रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं। यानी कि अगर एक एटम एक्सप्लोर होता है, यानी कि परमाणु विस्फोट होता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे जब हमारे आसपास रेडियो एक्टिव होगी, बढ़ेगी।
फिर जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो उसने उसके समाचार पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों के बारे में भी पढ़ा, मतलब उसके बाद क्या हुआ वहां पर ये भी पढ़ा। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति लेखक के मन में विद्रोह हुआ। उसने लेख लिख दिया। लेखक मानता है कि लेख तो लिखा किंतु उसमें अनुभूति से उत्पन्न जो विवशता होती है वो अतः हृदय में उमड़ी पीड़ा होती है, यानी कि हम जो महसूस करते हैं वो हमारे दिल का दर्द होता है। अर्थात भोक्ता की जो पीड़ा होती है वह शब्दों में स्वयं विस्तृत होती है, यानी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसका अभाव हो सकता है, यानी कि जो दर्द है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अनुभूति के स्तर पर लिखी हिरोशिमा कविता अनुभूति की पीड़ा थी, यानी कि जो उन्होंने वहां महसूस किया था वो उस कविता में उन्होंने बयां कर दिया। ऐसी पीड़ा लेख में नहीं हो सकती क्योंकि वह अनुभूति स्वयं भोक्ता की पीड़ा नहीं थी। इसलिए लेखक ने कहा कि अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। क्योंकि लेखक ने जब लेख लिखा तो उन्होंने समाचार में पड़ी हुई जो बातें थी उनमें थी, उस परमाणु विस्फोट के बाद के प्रभाव पड़े। खुद एक साइंस स्टूडेंट थे तो जानते थे क्या होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने वो अनुभूति नहीं करी थी कि एक्चुअल में इसका क्या होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा था, इसलिए उन्होंने लेख लिख दिया। लेकिन जब उन्होंने हिरोशिमा में जाकर वहां सारी चीजें एक्सपीरियंस करी तब वो दर्द उन्होंने अपने अंदर से महसूस किया और वो छटपटाहट उन्होंने बयां करी किसमें? अपनी हिरोशिमा कविता में। तीसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर लिखिए कि देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति भारतीय युवकों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब देखिए, हमारे देश की सीमा बहुत ठंडे इलाकों में भी है, बहुत गर्म इलाकों में भी है और समुद्री इलाकों में भी आ जाती है। ठीक है, समुद्री इलाके में थोड़ी आती, बहुत कम आती। तो अब आप ऐसा समझो कि सभी लगभग ठंड भी झेलनी है, गर्मी भी झेलनी है, बरसात भी झेलनी है, सब कुछ झेलना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को उन्हें महसूस करना पड़ता है। देश की सीमा पर बैठे फौजी अपना जीवन कड़कड़ाती ठंड, बर्फ, गर्म रेगिस्तान, वर्षा, दलदल जैसे उन सभी विषमताओं के बीच बिताते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हीं के कारण हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहते हुए सैनिक द्वारा अपने सुख, चैन और जीवन का बलिदान देना सचमुच सराहनीय है। वे प्रकृति के प्रकोप, कड़कड़ाती ठंड, तूफानों के बीच जान हथेली पर रखकर दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, उनके परिवार के प्रति सम्माननीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके परिवार को हर प्रकार का सहयोग दें, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें और विषम परिस्थितियों में उन्हें निराश नहीं हो। अब देखिए, जो लोग बॉर्डर पे हैं, अपने घर से दूर हैं, तो उनके परिवार तो हम लोग के आसपास, हम लोग के बीच में रहते हैं, तो जब उन्हें जरूरत पड़े तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छा हमें पेश आना चाहिए। ये सभी हम लोग के कर्तव्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न खंड हमारे घा पर। प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15 ये 4 प्रश्न हमारे रचनात्मक लेखन आधारित रहेंगे, जिनमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन और आपका ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन, ये सब आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है प्रश्न संख्या 12। यहां पर हमारे पास 3 अनुच्छेद लेखन के टॉपिक दिए गए हैं संकेत बिंदु सहित, लेकिन हमें सिर्फ एक अनुच्छेद कर लिखना है। ठीक है, फिर से एक टिप दे देती हूं कि जब भी आप अनुच्छेद लेखन करना, हमेशा अपनी कॉपी के न्यू पेज से स्टार्ट करना। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करना कि आधा इधर लिख देते हैं, आधा उधर लिख देते हैं। न्यू पेज से स्टार्ट करो और एक ही पेज में वो अपना आपका एंड में हो जाएगा। ठीक है, अब इन 3 में से आपको एक करना है। जो भी अनुच्छेद आप लिखेंगे वो 50 से 60 शब्दों के अंदर आपका होना। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, आपका यहाँ 100 शब्दों का होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। जो भी नीचे टॉपिक दिए गए, कोई एक टॉपिक करना है और 120 शब्दों के अंदर आपको अनुच्छेद लिखना है। कितना? 120 शब्दों के। तो जब आप लिखोगे तो एक के लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। कितने मिलेंगे? एक के लिए 6 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं, 3 ऑप्शन है। पहला है सोशल मीडिया जागरूकता आवश्यक। ठीक है, सोशल मीडिया जागरूकता आवश्यक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद। संकेत बिंदु है भूमिका, वर्तमान स्थिति, जागरूकता की आवश्यकता क्यों और प्रभाव। तो ये 4 संकेत बिंदु हैं।
ठीक है, चलिए लिख देते हैं। याद रखिए, आपको अगर अनुच्छेद लिखने हैं तो कुछ अच्छे अनुच्छेदों को आप पढ़ना अभी से शुरू कर दो, ठीक है। एटलीस्ट दिन में एक अनुच्छेद तो अच्छा पढ़ो, तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा डेवलप करेगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, बहुत सारी नई जानकारियां आपको आती जाएंगी, तो आप अच्छा अनुच्छेद लिख पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सोशल मीडिया ने आज की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बातें साझा करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया का उपयोग हर उम्र और वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई यंगस्टर ही है, आजकल क्या है, यंगस्टर से कहीं ज्यादा जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं, जो 70-75 साल के हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, वो ज्यादा वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिता रहे हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां और अफवाहों का भी तांता लगा रहता है। मतलब आप मान करिए, सोशल मीडिया में 50% अगर सही बातें हैं तो 50% फेक है। सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं और झूठी खबरों के कारण लोगों में भ्रम और तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि लोग सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी की सत्यता को समझें और सटीक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना भी महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रह सके। यदि लोग सोशल मीडिया पर सही जानकारी और जागरूकता के साथ सक्रिय रहें तो यह समाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे न केवल फर्जी खबरों का फैलाव रुकेगा, बल्कि लोगों के बीच जागरूकता और सूचना का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो भाई ये बहुत जरूरी होता है कि जो फेक खबरें हैं उन्हें आप स्प्रेड मत करिए। ये भी एक चीज होती है कि ना, आपको स्प्रेड नहीं करनी चाहिए वो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रकृति से लगाव। इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु है, आवश्यकता क्यों है इसकी। दूसरा, प्राकृतिक उपादानों से बचने के लिए जरूरी है, क्या है, और तालमेल जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं। प्रकृति से हमारा लगाव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन जैसी मूलभूत जरूरतें प्रदान करती है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और हमें स्वच्छ हवा देते हैं, तो इसलिए हमारे लिए भाई ये प्रकृति बहुत आवश्यक है। प्रकृति से हमारा लगाव हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में भी मदद करता है। अगर हम प्रकृति को संजो कर रखेंगे तो ये प्राकृतिक आपदाएं मतलब समझ लीजिए 70% खत्म हो जाएंगी। पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाते हैं। वन हमें बारिश लाने में भी मदद करते हैं, ठीक है नहीं, तो बाढ़ से बचे और हम सूखे से भी बच जाएंगे। आजकल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति खतरे में, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए। अगर हमने प्रकृति को बचाने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, अगर आज हम बचा कर नहीं रखेंगे तो हमारे बाद जो हमारी जनरेशन आएगी उनके लिए नहीं बचेंगे, या उनके बाद जो जनरेशन आएगी उनके लिए ये इतना अच्छा और स्वस्थ एनवायरनमेंट नहीं बचेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा है बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। इस पर आपको अब अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु हैं, हमारे समाज में बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति आपको बतानी है। बुजुर्गों के प्रति वर्तमान स्थिति के कारण क्या है। भाई इस समय बुजुर्गों के साथ अच्छा स्वभाव बर्ताव नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। फिर बतौर समुदाय हमारी जवाबदेही क्या है। हम एक कम्युनिटी हैं तो हमारी क्या जवाबदेही का मतलब है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर है आपके द्वारा बदलाव के कुछ सुझाव। अब आपको कोई चीजें सजेस्ट करनी है, क्या आप सुझाव दोगे। चलिए देखते हैं। हमारे समाज में बुजुर्गों को सम्मान देने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी जीवन की अधिकतर अवधि समाज की सेवा में निवेश की है और हमारे समाज को विभिन्न क्षेत्रों में सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए हमें उनके सम्मान के साथ साथ उन्हें आरामदायक और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी परवरिश में या समाज की सेवा में निकाल दी, तो अब वो ये फेज है कि अब वो आराम करें और हम उनकी हेल्प करें।
बुजुर्गों के प्रति वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें समाज में इससे अलग कर दिया जाता है। अब चूंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते तो उन्हें समाज से कहीं ना कहीं हम लोग अलग कर देते हैं और वे अक्सर समाज से अन्याय का सामना करते हैं। हमें उन्हें समाज में सक्रिय रखने और उन्हें के अधिकारों की जानकारी देने की जरूरत है। बतौर समुदाय हमारी जवाबदेही है कि हम बुजुर्गों के लिए कुछ करें। हमें उन्हें जीवन का मजा लेने देना चाहिए ताकि जरूरतों को पूरा करना चाहिए और उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग हो गए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे तो उन्हें हम अलग थलग कर दें, नहीं, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। वो अब जैसे मान लीजिए हम हैं तो हमसे जो बड़े हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन को काफी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं, वो सारे हमारे वैल्यूज ये सारी चीजें वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 में, जहां पर हमारे पास दो पत्र दिए गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों ही हैं। तो दोनों में से जो भी आपको आएगा वो आपको एक करना होगा। चलिए देखें यहाँ पर क्या है। अपने क्षेत्र के विधायक को पत्र लिखिए कि आपकी बस्ती में पुस्तकालय होना क्यों आवश्यक है। इसे प्रारंभ करने का आग्रह करते हुए अनुरोध कीजिए कि अपनी विधायक निधि से कुछ राशि देकर वे पुस्तकालय प्रारंभ कराएं। तो सीधी सी बात है कि ये हम चूंकि विधायक को पत्र लिख रहे हैं तो ये एक औपचारिक पत्र है। ठीक है, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपको बता चुकी हूं, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए आगे जल्दी एक लाइव सेशन भी लेकर आऊंगी जहां पर मैं सारे जितने भी रचनात्मक लेखन है इनके फॉर्मेट्स को आपको बताऊंगी, तो उनका लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए देखते हैं। सेवा में श्रीमान विधायक महोदय, दिल्ली सरकार दिल्ली। जो भी डेट को आप पत्र लिख रहे हो पत्र डालोगे, फिर विषय बस्ती में पुस्तकालय के लिए पत्र। ठीक है महोदय, मैं अपने इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान तकनीकी युग में पुस्तकों के अध्ययन के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ज्यादातर लोग अब मोबाइल में ही सब कुछ देख लेते हैं, बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, है कि नहीं। परिणामतः उनका समय मोबाइल, विवाह, अन्य व्यर्थ के विवादों में व्यतीत हो रहा है। इससे लोगों की रचनात्मकता क्षीण होती जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि विधायक निधि से मेरे क्षेत्र में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए। इससे न केवल सामान्य जन अपितु सुविधा विहीन छात्र भी अपने अध्ययन के लिए लाभान्वित होंगे, यानी कि जो पुस्तकें लेकर नहीं अपना सिलेबस पूरा कर सकते उनको भी लाभ होगा। आपकी इस व्यवस्था के लिए हम सभी क्षेत्रवासी आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय दिनेश। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप चूंकि आप अपने क्षेत्र में लिख रहे हैं तो नीचे क्षेत्र का नाम जरूर दे देना, किस क्षेत्र से आप बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो विजयनगर के पास हो कहीं पर या कहीं पर भी हो तो उस क्षेत्र को नीचे आप जरूर मेंशन कर दो। सरोजनी नगर हो गया, पहाड़गंज हो गया, क्योंकि दिल्ली से आपने आग्रह किया है विधायक से, तो वहां पर आप लिख देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अथवा करके दूसरा है, विदेश में रहने वाले मित्र को ग्रीष्मावकाश में भारत के पर्वतीय स्थल के भ्रमण हेतु आमंत्रित करने हेतु पत्र। अब चूंकि आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो ये आपका सीधे सीधे अनौपचारिक पत्र हो गया। अनौपचारिक पत्र हम कहां से शुरू करते हैं? अपना एड्रेस लिखने के साथ में। देखिए क्या है, A275 कावेरी अपार्टमेंट, द्वारका, दिल्ली, 4 मार्च 2019। प्रिय मोहित। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है कि पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर हम डेट डालेंगे, डेट के बाद हम सीधे सीधे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधन लिखेंगे। सादर नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। तो उसकी कुशलता हमने जान ली, खुशी बता दी, और अपनी कुशलता भी हमने उसको बता दी। मित्र, यहाँ मई जून के महीने में विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश यानी कि समर वेकेशंस हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ग्रीष्मावकाश में तुम भारत आ जाओ ताकि हम दोनों साथ साथ छुट्टियां बिताएं। यहाँ मैदानी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए हम पर्वतीय स्थल के भ्रमण का कार्यक्रम बनाएंगे, यानी कि हम हिल स्टेशन जाने का, घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने सोचा कि कि तुमको भारत के सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड का भ्रमण कराऊं। पर्वतीय स्थल होने के कारण यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण रहती है, यानी कि ठंडक थोड़ी ठंडी बनी रहती है। मतलब शीतोष्ण का मतलब हो गया ठंडी भी है, उष्ण यानी कि ड्राई है और उसी के आसपास रहती है। ठीक है, ड्राई और ठंडा थोड़ा सा मौसम रहता है। यहाँ देहरादून, ऋषिकेश, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण झूला, मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो अपनी प्राकृतिक सुषमा से जन मन हर लेते हैं। जन मन यानी कि लोगों का मन हर लेते हैं।
देहरादून स्थित गायत्री आश्रम में बैठकर शांति की अनुभूति होती है। मैकैम्प्टी फॉल के गिरते झरनों की धवल झाग बरबस मन को हर लेती है। मैंने तो इन्हें देख रखा है, पर तुम्हारे साथ देखने का आनंद कुछ और ही होगा। अपने आने के कार्यक्रम के बारे में अवश्य अवगत कराना, ताकि मैं आवश्यक तैयारी कर सकूं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शेष सब ठीक है। ठीक है, तो आप जहां जाने का प्लान कर रहे हो तो उस जगह की सारी बारे में आपने बता दिया, ताकि उसका आने का मन करे। ठीक है, एंड में उसके माता पिता भाई बहनों को स्नेह और माता पिता को प्रणाम के साथ आप लेटर एंड कर दोगे। पत्रोत्तर शीघ्र देना, यानी कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इसका उत्तर जरूर देना। तुम्हारा अभिन्न मित्र राहुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप पत्र लिख देंगे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। यहां पर हमारे सामने क्या दिया गया है, अब एक आपको लिखना है यहां पर, किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पत्रकार पद के लिए स्ववृत्त सहित आवेदन लिखिए। तो आपको यहाँ स्ववृत्त भी लिखना है और आवेदन भी लिखना है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट आपकी यहाँ पर 80 शब्दों की दी रहेगी, तो उसके आसपास ही अंदर काम करना है। तो जो भी आप करोगे, आपके यहाँ पे एक तो ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन में ईमेल रहेगा। ईमेल करो चाहे ये करो, दोनों में से कोई भी आपको एक करना होगा जो आपको सही आता है। तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं, प्रति संपादक नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। विषय पत्रकार पद हेतु आवेदन पत्र। तो आवेदन जो हम लिखते हैं वो औपचारिक पत्र के फॉर्मेट में ही होता है। मान्यवर, दिनांक 6 मार्च 2000 को इस प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपे विज्ञापन संख्या, अब जो भी विज्ञापन छपी थी उसके नीचे संख्या दी रहती है, तो वो हम मेंशन करेंगे, से ज्ञात हुआ है कि आपके प्रकाशन समूह को कुछ पत्रकारों की आवश्यकता है। इस पद के लिए मैं भी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण आप दोगे। चलिए देखिए कैसे देंगे। नाम सत्यपाल राणा, पिता का नाम श्री सकलेन चंद्र राणा, माता का नाम मोहिनी, जन्म तिथि आप दे दोगे, पता दे दोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एक छोटा सा व्यक्तिगत परिचय देंगे। फिर हम आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये हमेशा 10th से स्टार्ट होगी। कक्षा 10वीं सीबीएसई दिल्ली से की, 2007 में 95% मार्क्स आए। फिर 12वीं कक्षा सीबीएसई से करी, 2009 में 76% मार्क्स आए। बीए आपने किया सीबीएसई दिल्ली से, 2012 में 68% मार्क्स आए। फिर पत्रकारिता डिप्लोमा लिया जेएनयू दिल्ली से, 2014 में प्रथम श्रेणी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी शैक्षणिक योग्यता दे देंगे। फिर आपका कार्य अनुभव, यानी कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो संध्या टाइम्स दिल्ली से प्रकाशित में 25 नवंबर 2000 से अब तक आप कार्यरत हैं। घोषणा, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं कैसा काम करूंगा आपके यहाँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि मुझे सेवा का अवसर मिला तो पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करूंगा और अपने कार्य व्यवहार से आपको संतुष्ट करने की पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद, प्यार प्रार्थी सत्यपाल राणा। हस्ताक्षर, जिस भी डेट को लिख रहे हो वो डेट, और नीचे उसके साथ आप अपनी कुछ जो भी क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स अटैच करेंगे, उसके लिए लिखेंगे संलग्न प्रतियां, शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायांकित प्रति, यानी कि उनकी फोटोकॉपी आप अटेस्ट करके यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए अब अथवा करके, जैसे मैंने बोला था, ईमेल आप या तो स्ववृत्त लिखो या ईमेल लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आप ये भी आपका आएगा। आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आपने तुरंत फुरत नामक वेबसाइट से कुछ खाने पीने की वस्तुएं मंगाई हैं। 20 मिनट में सामान पहुंचने वाली इस साइट से 50 मिनट में भी सामान नहीं आया। मतलब वो दावा करते हैं कि 20 मिनट पहुंचा देते हैं और आपको 50 मिनट हो गया और सामान नहीं आया। इसकी शिकायत करते हुए उपभोक्ता संपर्क विभाग से लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। आपका नाम साधना या सोमेश है। ठीक है, तो आप जिसको लिख रहे हो, आप शिकायत कर रहे हो mcf@government, CCBC आप मेंशन करोगे, लेकिन आप उसमें लिखोगे कुछ नहीं, क्योंकि हमें लिखना नहीं है वहां पर। विषय, समय से सामान ना पहुंचाने के संदर्भ में महोदय, मैं साधना आपकी तुरंत फुरत वेबसाइट की एक उपयोगकर्ता हूं। मैंने आज आपकी वेबसाइट के माध्यम से घर में आने वाले मेहमानों के लिए खाने पीने की वस्तुएं मंगवाई थी, लेकिन मुझे खेद है कि सामान अभी तक नहीं पहुंचा। मैंने वेबसाइट से कुछ वस्तुओं का ऑर्डर लगभग 50 मिनट पहले किया था और इसके बाद तक सामान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली। जब भी आपकी साइट की सामान पहुंचाने की समय केवल 20 मिनट है।
यह गैर हाजिर और असुविधा का कारण बना, क्योंकि मेरे घर आने वाले मेहमानों के लिए पर्याप्त खाने पीने की वस्तुएं अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप तुरंत कार्रवाई करें। मेरी इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए कृपया जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें और आगामी दिनों में इस तरह की समस्या दोबारा ना होने का भी ख्याल रखें। धन्यवाद, साधना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईमेल लिख दोगे। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15, जहां पर हमारे सामने 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। एक विज्ञापन दिया रहेगा, एक संदेश दिया रहेगा, दोनों में से आपको कोई एक करना है। जो भी आप करोगे उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या है, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो आप सभी को पता है विज्ञापन के लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है। पहले बॉक्स बनाइए, पिक्चर बनाइए। तो हमने क्या दिया, आपके दांतों को रखें चमकदार, ताजगी को सदा रखें बरकरार। तो ये एक टैगलाइन तो आपको देनी पड़ेगी, तुरंत आपको सोचना भी पड़ेगा टैगलाइन पे। अब उसकी क्वालिटी, चूंकि हम एक प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रहे हैं तो क्वालिटीज भी हमें बतानी पड़ेंगी। चमक दंत टूथपेस्ट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मजबूत दांत, स्वस्थ मसूड़े, दुर्गंध से छुटकारा, कीटाणुओं का सफाया, दांतों के पीलेपन से छुटकारा। ठीक है, दांतों के दर्द से आजादी, मूल्य सिर्फ 10 से 35 रुपए तक सभी मुख्य स्टोरों पर उपलब्ध। और इस तरह एक पिक्चर बना दो टूथपेस्ट की, सिंपल, कुछ नहीं करना है ना। लेकिन ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर 30 से 40 शब्दों का ही हमें लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता। आप देखिए, छोटे, अब अथवा करके हमारे पास एक संदेश आया। अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखना है आपको। ठीक है, क्या है, शुभकामना। तो बॉक्स बनाइए, सबसे ऊपर लिखिए शुभकामना संदेश, तारीख लिखिए, समय डालिए, प्रिय भाई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो एक आप ऐसे करके लाइन लिख सकते हो। जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा है कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, गोविंद। क्योंकि ध्यान रखनी है, शब्द आपको 30 से 40 ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने, तो बहुत ज्यादा एक्सेस लिखने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर पहला, याद रखिए फर्स्ट सैंपल पेपर है। अब ये मत सोचिएगा कि बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद अब मैं जो है क्लास 10th कोर्स ए के लिए आपके क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम पूरा जैसे ग्रामर एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्षितिज काव्यकन क्विक रिवीजन है, फिर गद्य खंड है, कृतिका है, इस तरीके से हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, पूरी बुक्स जो है हम एक बार में रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम सैंपल पेपर्स करेंगे, ताकि हमारा एक रिवीजन और प्रैक्टिस का एक जो है मिला जुला कंबाइंड सीरीज चलती रहे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा कि हिंदी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ से करें, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा हम अपने और अच्छे सेशंस के साथ। लेकिन तब तक आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है। और हाँ, आने वाले सभी वीडियोस या जो आ चुके हैं उन सभी के लिंक्स हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी आप जरूर से जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट जो है आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।